हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। तो अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता ही है, आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है। तो उस एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है बहुत ही बेहतरीन मौका। इसमें आपके लिए जो है ऑलमोस्ट 60% तक का आपको ऑफ मिल रहा है, 60% का ऑफ मिल रहा है। ओनली 9 नवंबर तक आपका ये ऑफर वैलिड रहने वाला है, ठीक है। तो 9 नवंबर से पहले पहले इसमें इनरोल कर लीजिए। इसमें आपको हरियाणा स्टेट एग्जाम के जितने भी आपके हरियाणा स्टेट एग्जाम हैं, दिल्ली पुलिस हैं, सभी पे आपको 60% तक का ऑफ मिल रहा है, ठीक है। आप कोड यूज करेंगे फेस्टिव 20, ठीक है, फेस्टिव 20 यानी फेस्टिव 20 आप कोड यूज करेंगे, ठीक है। इससे आपको 60% तक का ऑफ मिल रहा है, तो ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इसमें इनरोल कर लीजिए। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि फिलहाल जो एस्टेट का आपका एग्जाम आने वाला है, उसके लिए भी फिलहाल जो है आपका बैच स्टार्ट होने वाला है, नीव बैच एस्टेट 2024 के लिए, क्योंकि आपका एस्टेट का एग्जाम भी बहुत पास आ चुका है। तो जरूरी है फिलहाल, अभी एक मंथ ऑलमोस्ट एक महीना ही आपका एग्जाम का बचा है, तो फोकस कीजिए, ठीक है। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों तरीके की आपको क्लास इसमें मिल रही हैं, तो इसमें भी जल्दी से जल्दी इसमें इनरोल कर लीजिए, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, वो आज का टॉपिक रहेगा रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। 1857 की क्रांति, रिवोल्ट 1857 आज का हमारा टॉपिक रहेगा। दो पार्ट में इसको हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, एक दिन नहीं हो पाएगा। आज हम देखेंगे क्या क्या कारण थे। सबसे पहले हम जानेंगे कि 1857 के जो विद्रोह था वो क्यों हुआ, वो क्रांति क्यों छिड़ी, ठीक है, ऐसा क्या रीजन थे। इससे पहले भी तो 1857 तक भी तो जो अंग्रेज थे वो राज कर रहे थे, लेकिन इस समय पे ऐसा क्या हुआ था वो देखेंगे, कौन कौन से पीछे ऐसे रीजन थे जिनकी वजह से क्रांति जो है भड़की, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन रहे हैं, जैसे सबसे पहले पॉलिटिकल कॉजेज हैं, ठीक है। सबसे पहले पॉलिटिकल कॉजेज कि क्या ऐसे क्या राजनीतिक जो कारण रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सोशो रिलीजियस है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल कॉजेज हो गए आपके, सोशियो रिलीजियस कॉजेज हो गए आपके, इसके अलावा इकोनॉमिक कॉजेज हो गए आपके, इसके अलावा और कौन से हैं, मिलिट्री कॉजेज भी थे, ठीक है। मिलिट्री, और फिर आता है इमीडिएट कॉजेज, ठीक है। यानी उस समय पे अचानक ऐसा क्या हुआ कि अचानक से जो क्रांति इतनी भड़क उठी, ठीक है। ये जो है ये स्टार्टिंग से ही चलते आ रहे थे, ये वाले जो रीजन है कि धीरे धीरे जो है वो आग भड़कती जा रही थी। पॉलिटिकल कॉजेज हो गए, सोशल रिलीजियस हो गए आपके, इकोनॉमिक हो गए, मिलिट्री हो गए। लेकिन इमीडिएट कॉज में आता है कि उस समय पे इंस्टेंट 1857 में क्या हुआ कि जो अचानक से जो है ये आग उभर कर आई, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिटिकल कॉजेज के बारे में, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे क्या क्या ऐसे राजनीतिक कारण कौन कौन से रहे जिस वजह से जो है ये इनके पीछे से क्या क्या राज थे। सबसे पहले आता है ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। सबसे पहला है ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, यानी ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी अपना साम्राज्य फैलाने की, कौन कौन सी पॉलिसी इसमें इंक्लूड होती है ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में, यानी अपना साम्राज्य फैलाने की जो उनकी अलग अलग पॉलिसी उनके द्वारा बनाई गई थी, वो पॉलिसी। सबसे बड़ा कारण तो सबसे पहले तो राजनीतिक कारण में यही आता है, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। इनमें कौन कौन सी, सबसे पहले इनके द्वारा देखिए सब्सिडियरी अलायंस है, सब्सिडियरी अलायंस क्या है, सब्सिडियरी अलायंस जो गठबंधन जो बनाए गए थे जो दूसरे राजाओं के साथ, हिंदू थे, मुस्लिम राजा थे, वो क्या थे, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। ये क्या है,
यानी इसमें सबसे पहला पॉइंट है सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस क्या थे, इसमें ब्रिटिशर्स क्या क्या पॉलिसी रहती थी, किस तरीके से वो दूसरे साम्राज्य, दूसरे राज्य थे उनको अपने अंडर में लेकर आते थे। ठीक है, ये देखेंगे सबसे पहले तो। ठीक है यानी इसमें अब देखते हैं सब्सिडियरी अलायंस, यानी इसमें क्या करते थे राजा जो थे, यानी सबसे पहले किसके द्वारा लाई गई थी सब्सिडियरी अलायंस, सबसे पहले बताइए किन के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी सब्सिडियरी अलायंस, एनीवन? देखिए अलग अलग पॉलिसी हैं, बहुत सारी मिलेंगी इसके अंडर में। सब्सिडियरी अलायंस है, एनेक्सेशन ऑफ, जैसे अवध है, लखनऊ को जिन्होंने अपने अंडर में कब्जा लिया था। इसके अलावा जो वॉर है, अलग अलग युद्ध इनके द्वारा किए गए थे। और सब्सिडियरी अलायंस है, सब्सिडी गठबंधन बनाते थे, यानी एक तरीके से उन लोगों के साथ युद्ध करके और उनके साथ गठबंधन बनाना कि अगर जैसे मुगलों के बीच में एक तरीके से मान लीजिए जिस तरीके से सबसे पहले जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में, बैटल ऑफ प्लासी किन के बीच में हुई, एक तरफ थे रॉबर्ट क्लाइव और दूसरी तरफ थे सिराजुद्दौला। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला, ये जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में। ठीक है, इस समय पे हुआ क्या था कि रॉबर्ट क्लाइव नहीं, रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिशर्स इसमें विजय रहे थे। उसके बाद क्या हुआ था कि इन्होंने ये क्या लेके आए थे, सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, यानी आप गठबंधन करेंगे किनके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, और इसमें होगा क्या कि जो ब्रिटिशर्स के कुछ सैनिक होंगे वो क्या है, इनके जो जैसे मान लीजिए बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हैं, तो बंगाल के नवाब के अंडर में जो है ब्रिटिशर्स के सैनिक भी रहेंगे, उनकी मेंटेनेंस भी इनके अंडर में रहेगी। साथ साथ उनके पास दीवानी राइट्स चले जाएंगे। दीवानी राइट्स यानी राइट्स टू कलेक्ट रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो अधिकार है वो किनके पास चला जाएगा, ब्रिटिशर्स के पास। यानी इनडायरेक्टली सब कुछ इन्होंने अपने अंडर में ले लिया। कहने को राजा रहे ये, यानी एक तरीके से मान लीजिए बंगाल का ही हम उदाहरण लेके चलते हैं, यानी कहने को तो राजा रहे नवाब, लेकिन सब कुछ रहा किन के अंडर में, अंग्रेजों के अंडर में ही रहा था। ठीक है, यानी दीवानी राइट्स पूरी तरीके से इन्होंने ले लिए थे इनडायरेक्टली, कि हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम नहीं लेंगे, साथ ही साथ प्रशासन भी हमारा ही होगा, यानी सब हमारे अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो ठीक है, ये सब्सिडियरी अलायंस था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता है सब्सिडियरी अलायंस के बाद, कौन सा पॉइंट है, इसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या है कि अगर, यानी ये कुछ ऐसी पॉलिसी है जिस वजह से जो है जो भारतीय जो शासक थे वो उनको इस चीज से प्रॉब्लम तो हो रही थी, यानी धीरे धीरे उन चीजों से प्रॉब्लम तो हो रही थी। कुछ लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे थे, कुछ लोग कुछ स्टेप नहीं ले पा रहे थे, तो ये जो है आग धीरे 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 बढ़ती जा रही थी। ठीक है, जो पॉलिटिकल कोज है वो बहुत धीरे 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 बढ़ते हैं, तो इसी वजह से सब्सिडियरी अलायंस है। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या था कि मान लीजिए किसी राजा को कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मान लीजिए किसी राजा को कोई पुत्र नहीं है, तो वो जो है फिर क्या है, वो जो राज्य है वो जो शासक हैं वो उसके लायक नहीं माने जाएंगे, यानी अगर उनका उत्तराधिकारी नहीं है तो उनका शासनकाल वहीं पे खत्म हो जाएगा और वो पूरी तरह किसके अंडर में, ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाएंगे। तो ये था क्या, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस हो गया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो गया। इसके बाद आता है क्या, एक और आता है आपका एनेक्सेशन ऑफ अवध। एनेक्सेशन ऑफ अवध, एनेक्सेशन ऑफ अवध में क्या था, अवध मान लीजिए, लखनऊ मान लीजिए, ये वाला जो रीजन था, इस वाले रीजन को जबरदस्ती अंग्रेजों ने अपने अंडर में कर लिया था। क्यों, किस बात पे, सिर्फ ये कह के कि इनके जो शासक हैं, इनके द्वारा जो शासन है वो नहीं संभाला जा रहा, वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, वो लायक नहीं है, बस ये कह के इस बहाने से इन्होंने क्या है, जबरदस्ती अवध को अपने अंडर में कर लिया था। अवध लखनऊ वाला जो रीजन है इसको पूरी तरह क्या है इन्होंने अपने अंडर में कर लिया था। तो इस तरीके से जो धीरे धीरे जो ये आग है वो भड़कती जा रही थी। सबसे पहले तो ये कुछ पॉलिसी हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी हो गई, सब्सिडियरी अलायंस हो गई, एनेक्सेशन ऑफ अवध हो गया, तो ये पॉलिसी थी सबसे पहली। तो इसके बाद आता है डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह जफर। सेकेंड पॉइंट आता है डिसरिस्पेक्ट शोन टू
बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो कि मुगलों के लास्ट रूलर थे, बहादुर शाह द्वितीय कह लीजिए या फिर बहादुर शाह जफर, ये क्या थे, मुगल जो साम्राज्य था उसके सबसे लास्ट रूलर थे। सबसे स्टार्टिंग किसके द्वारा की गई थी, 1526 में बाबर के द्वारा। उसके बाद बाबर के बाद कौन आए, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगजेब। औरंगजेब के बाद लेटर मुगल स्टार्ट होते हैं। लेटर मुगल में सबसे लास्ट में थे कौन, 1857 तक बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय कह लीजिए। तो इनके जो ये जो थे बहादुर शाह जफर, एक तरीके से माने जाते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट नेचर काइंड ऑफ थे, ये बहुत काइंड नेचर और एक बहुत ही उच्च दर्जे के ये कवि हुआ करते थे। तो इनको भी क्या है, ब्रिटिशर्स ने क्या है, डिसरिस्पेक्ट शोन टू, यानी इनको क्या है, जो एक तरीके से ये पेंशन देते थे वो इनकी पेंशन इनकी बंद कर दी गई थी। इनको क्या है, इस शक के आधार पर कि हाँ इनके द्वारा जो है यानी इनके द्वारा जो है वो आग भड़काई जा रही है क्रांति की, तो इस शक के आधार पे ही इनको क्या है, इनके डिसरिस्पेक्ट शोन कर इनकी पेंशन वगैरह बंद कर दी गई थी। तो ये भी एक रीजन था। और बाद में इनको ही क्या कर दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, वो भी आगे पॉइंट आएगा। इसके अलावा 2 पॉइंट तो ये हो गए। इसके बाद आता है ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहेब एंड रानी लक्ष्मीबाई। यानी नाना साहेब और रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। रानी लक्ष्मीबाई क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो है वो हो गई थी, क्योंकि इनको भी इस वजह से ही, जैसे कि हमने बहुत सारे ऐसी चीजें पढ़ी हुई, हम बचपन से चीज पढ़ते आ रहे हैं कि जो रानी लक्ष्मीबाई के जो पुत्र थे दामोदर, वो इन्होंने क्या है, गोद लिए थे। तो इस वजह से क्या है, अंग्रेजों ने ये कहा था रानी लक्ष्मी यानी जो गंगाधर की मृत्यु के बाद जो राजा थे उनकी मृत्यु के बाद इनको क्या कह दिया गया था कि ये जो है दामोदर है वो इनके क्या है, गोद लिए हुए पुत्र हैं, यानी इनके उत्तराधिकारी वो नहीं बन सकते, वो क्या है आगे प्रशासन को, राज्य को नहीं संभाल सकते। तो इसी वजह से क्या है, ये भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर में इनको क्या है, इनके भी इनके अंडर में लेने की कोशिश की गई थी। ऐसे ही नाना साहेब जो थे वो क्या, नाना साहेब भी क्या है, गोद लिए हुए पुत्र थे खुद। तो इसी वजह से इनको भी क्या है, उनके राज्य से हटाने की कोशिश की गई थी। तो डिसरिस्पेक्ट शोन टू और बहादुर शाह, देन ट्रीटमेंट गिवन टू रानी लक्ष्मीबाई एंड नाना साहेब। इसके अलावा चलिए ये कुछ मतलब ये हो गए कुछ पॉलिटिकल रीजन। अब इसके अंदर देख लेते हैं कि इनके अंदर हुआ क्या था, ऐसा क्या रीजन था कि जो डिसरिस्पेक्ट शो की गई थी, क्यों की गई, वो चीजें देखते हैं। जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, ये सबसे पहले देखेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किन के द्वारा लाई गई थी। जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी, जैसे पीछे मैंने बताया था आपको, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये लाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, जिस समय पे ये क्या थे, गवर्नर जनरल हुआ करते थे। ये थे आपके 1848 से लेकर 1856 तक ये रहे थे। ठीक है, डलहौजी यानी क्रांति से पहले तक जो गवर्नर थे, 56 तक जो गवर्नर रहे, गवर्नर जनरल भारत के, वो कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। इन्हीं के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट कौन सी पॉलिसी, इसके बाद जो है जो एनेक्सेशन ऑफ अवध है, यानी अवध को इन्होंने जबरदस्ती अपने अंदर जो अपने अंडर में कर लिया था। इसी के साथ साथ जो डलहौजी थे, इन्होंने और भी दूसरे राज्य थे, सिर्फ लखनऊ और अवध नहीं, इनके अलावा दूसरे राज्य यानी दूसरे शासक जो साम्राज्य थे उनको भी अपने अंडर में कर लिया था। और वो कौन कौन से थे, एक था आपका सतारा। ठीक है, सतारा हो गया। दूसरा आपका क्या, संबलपुर। अवध है, सतारा है, संबलपुर है, इसके अलावा झांसी है, नागपुर है। यानी ये कुछ जो मेजर जो रीजन थे जिनको क्या है, डलहौजी ने अपने अंडर में कर लिया था। सतारा को सबसे पहले 1848 में इन्होंने अपने अंडर में कर लिया था। ठीक है, 1848 में। इसके बाद संबलपुर को कब इनको किया गया था, 1850 में। ठीक है, 1850 में संबलपुर को अपने अंडर में यानी अपने
कब्जे में कर लिया था। सबसे पहले सतारा, देन संबलपुर, देन झांसी। झांसी को कब किया गया था? 1853 में, ठीक है। यानी झांसी जो खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी, यानी 1857 में इन्होंने विद्रोह तो किया था, लेकिन 1853 में जो है डलहौजी ने क्या है अपने अंडर में झांसी को कर लिया था कि जो दामोदर है वो उत्तराधिकारी नहीं माने जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है नागपुर। ये भी नागपुर भी 1853 में ही इन्होंने अपने अंडर में किया था। तो ये आता है एनेक्सेशन, यानी जिस समय पे इन्होंने अपने अंडर में कब्जाए गए राज्य थे, ठीक है। ये तो आ गया वो। उसके बाद आता है पॉइंट जो मैंने आपको बताया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 1848 से 1856 के बीच में ये गवर्नर जनरल रहे थे भारत के। इसी बीच इन्होंने क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कर लिया गया था, यानी उस राज्य को हड़प लेना जिस राज्य का कोई उत्तराधिकारी ना हो, ठीक है। इसके बाद आता है जो एनेक्सेशन अवध भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आता है क्या? नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह जफर। देखिए इसमें भी मैंने आपको बता दिया था, जैसे कि बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर को रेड फोर्ट से इनकी पेंशन बंद कर दी गई थी, प्लस में रेड फोर्ट से इनको क्या है निकाल दिया गया था। रेड फोर्ट जो कि किसके द्वारा बनवाया गया? शाहजहां के द्वारा, जो कि बेचारे खुद भी इसमें नहीं रह पाए थे ज्यादा टाइम। औरंगजेब के द्वारा इनको कैद करके आगरा रखा गया था। तो ठीक है, रेड फोर्ट शाहजहां के द्वारा बनवाया गया, ये इनका महल हुआ करता था। यहीं पे मुगल यानी बहादुर शाह जफर भी क्या है यहीं पे रहा करते थे, तो इनको रेड फोर्ट से निकाल दिया गया था। साथ ही साथ इनके जो पुत्र थे इनको भी उनकी भी मृत्यु कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। साथ ही साथ जो इनकी बाद में जो जन्नत महल इनकी बेगम हुआ करती थी उनको भी यहाँ से निकाल दिया गया था, ठीक है। तो ये एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट इनको दिखाई गई थी, ठीक है। और इसके बाद उसके बाद जो है इसके बाद आता है नेक्स्ट ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहेब और रानी लक्ष्मीबाई। अब देखते इनके साथ क्या हुआ था, यानी अंग्रेजों के ये ऐसे क्या रीजन रहे थे कि देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो नाना साहेब थे वो क्या थे, अडॉप्टेड सन थे। तो इस वजह से इनको भी अपने साम्राज्य से क्या है निकाल दिया गया था, अलग कर दिया गया था कि ये भी क्या है इनको ना तो किसी तरीके की कोई ग्रांट दी जा रही थी, किसी तरीके की पेंशन इनको दी जा रही थी। साथ ही साथ इनको भी क्या है यानी अडॉप्टेड थे, तो इसी वजह से इनको भी उत्तराधिकारी नहीं माना गया। प्लस में रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी यही हुआ कि उनको भी जो दामोदर है वो इनके पुत्र जो है नहीं माने गए थे। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो है एक तरीके से शिकार हो गए थे, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमने क्या, ये तो कुछ पॉलिटिकल रीजन रहे थे, ठीक है। इसके बाद आता है सोशियो रिलीजियस कोच। जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है सोशियो रिलीजियस कोच। सोशियो रिलीजियस कॉजेस क्या है वो देखते हैं अब। देखिए सोशियो रिलीजियस कॉजेस में बहुत सारे रीजन हैं, क्योंकि देखिए ब्रिटिशर्स जब भारत में राज करने ही लग गए थे तो उनके अपनी जो रिलीजियस है, रिचुअल्स हैं, कुछ ट्रेडिशंस हैं, उनमें यानी भारत के आंतरिक जो रिचुअल्स वगैरह हैं, रीति रिवाज है, उन सब में ये एंटर करना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। बहुत सारी चीजें हुई, जैसे सबसे पहले जो कस्टम्स के साथ इंटरफेरेंस विद कस्टम्स, इंटरफेरेंस विद इंडियन कस्टम्स, अलग अलग कस्टम। देखिए एक तरीके से माने जाए तो ये चीजें, कुछ चीजें जो सही भी हुई, कुछ चीजें क्योंकि देखिए उस समय पे जो हमारी सोसाइटी थी, जो लोगों की सोच थी वो उस तरीके से नहीं थी। यानी इंटरफेरेंस विद कस्टम, इसमें चीजें आती जैसे विडो रीमैरिज आ गया, ठीक है। और जो सती प्रथा थी, उसको जो है बैन करवाया गया, ठीक है। रीमैरिज एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट आ गया। जो सती सिस्टम था उसको बंद करवाना, ये भी इसी के अंडर में आ गया था। यानी उस समय पे कस्टम थे, ऐसा माना जाता था जैसे सती प्रथा हुआ करती थी। सती प्रथा, सबसे पहले तो सती प्रथा को ही बैन करवाया गया था। कब? 1829 में करवाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, राजा राम मोहन रॉय ने विलियम बेंटिक की मदद से 1829 में सती प्रथा को बैन करवाया था, ठीक है। तो हुआ क्या था कि जब 1829 में चलो सती प्रथा तो बैन हो गई, लेकिन हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सती प्रथा उस समय पे एक तरीके की एक रिचुअल हुआ करता था जो कि अंग्रेजों द्वारा बंद कर दिया गया। एक तरीके से सोसाइटी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, ठीक है। कहने को वैसे तो देखा जाए तो चीज अच्छी हुई थी,
लेकिन उस समय के अकॉर्डिंग देखें तो वो चीजें उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। दूसरा पॉइंट है विडो रीमैरिज का, यानी अगर सती प्रथा बैन हो गई है, पहले तो क्या था कि अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो रही है तो वाइफ जो है उसको साथ में जिंदा जलाया जा रहा है, ठीक है, तो कोई विडो नहीं होती थी। अगर सती प्रथा बैन हो गई तो विडो भी होंगी, ठीक है, तो विडो रीमैरिज एक्ट भी लाया गया, यानी विधवाओं का पुनर्विवाह की जो है वो भी लाया गया। तो दोनों ही तरीके, दोनों ही चीजें कहने को बहुत ही अच्छी चीजें थी, दोनों ही एक्ट बहुत अच्छे थे। प्लस लेकिन रीजन क्या था कि लोग भड़क गए थे क्योंकि उनके जो प्रथाएं, उनकी जो रिचुअल्स थे, उनके खिलाफ जो है चीजें हो रही थी, ठीक है। तो ये तो सबसे पहला हो गया इंटरफेरेंस विद इंडियन कस्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है, सबसे पहले तो ये हो गया विडो रीमैरिज, और ये इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, नेक्स्ट आता है आपका जो मॉडर्न इनोवेशंस जो हो रही थी, मॉडर्न इनोवेशंस लाइक रेलवेज एंड टेलीग्राम्स। देखिए जो सूचना संचार के लिए जो चीजें की गई थी, जो टेलीग्राफ्स, ठीक है, और साथ ही साथ रेलवे भी लेकर आए थे, ठीक है। तो ये चीजें जो थी, चलिए एक तरीके से ये भी मान लें कि चलो रेलवे और टेलीग्राफ दोनों ही चीजें बहुत ही अच्छी थी, लेकिन ये चीजें भी क्या है, अंग्रेजों ने एक तरीके से अपने फायदे के लिए स्टार्ट की थी। इंडियंस के अकॉर्डिंग ये चीजें भी गलत थी। उनका मानना था कि अगर रेलवे, क्योंकि पहले ये चीजें हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा थी, वो अपर एंड लोअर कास्ट एंड वो चीजें बहुत ज्यादा मानते थे, तो इस वजह से उनको लगता था कि रेलवे ऐसी चीज है जिसमें क्या है, हर कोई एक समान, एक तरीके से सबके लिए एक तरीके की व्यवस्था की गई है, एक समान सबको माना गया है। तो उस तरीके से लोग उस चीज को भी जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि भाई अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट सबके लिए सेम सीट मिल रही है, हमारे लिए कुछ अलग नहीं है, ठीक है, वहीं पे हम, वहीं पे वहीं बाकी सब। तो ये चीजें जो है ये भी एक्सेप्ट नहीं की जा रही थी। तो रेलवे भी एक तरीके से उस सोसाइटी के लिए सही नहीं था, और टेलीग्राफ यानी संचार के जो साधन थे वो भी उनके अकॉर्डिंग क्या है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग सही नहीं थी। तो यानी उन लोगों, अगर हमें वहां का उस समय का अगर समझना होगा विद्रोह, तो हमें उन लोगों की तरह सोचना पड़ेगा एक तरीके से, ठीक है, कि हाँ भाई हमारी सोसाइटी में वो इंटरफेयर कर रहे हैं, हमारी जो रीति रिवाज है उनको बदल रहे हैं, ठीक है। तो वो चीजें उस टाइम के लिए अकॉर्डिंग उन लोगों के लिए जो है सही नहीं थी, लेकिन अब के अकॉर्डिंग देखें तो चीजें सही थी, ठीक है। तो ये तो मॉडर्न इनोवेशन भी उनको पसंद नहीं आई थी। इसके बाद जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो था वो एक तरीके से खत्म कर रहे थे ना, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी रंग के आधार पे जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही रहा था क्योंकि अंग्रेजों के साथ जो है अलग तरीके से व्यवहार किया जा रहा था, इंडियंस के साथ, भारतीयों के साथ अलग किया जा रहा था। अगर कोई क्राइम भी कर देता है, यानी भारतीयों अंग्रेजों में हो क्या रहा था कि अगर किसी भारतीय ने क्राइम कर दिया तो कोई भी जो अंग्रेज जो ऊपर जो ऑफिसर बैठा है वो उसको क्या है, सजा सुना सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके की। वहीं दूसरी साइड क्या हो रहा था, अगर कोई यूरोपियन यानी कोई अंग्रेज अगर किसी तरीके का गुनाह कर रहा है तो कोई भी भारतीय जो जज ऊपर बैठा हुआ है वो उसको सजा नहीं सुना सकता, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ, ये चीजें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग के आधार पे उनके साथ जो है इस चीज का उनको सामना करना पड़ रहा था। तो ठीक है, ये जो चीजें थी सोशो रिलीजियस, यानी उनकी सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आए जिसकी वजह से लोग जो है भड़क गए थे, ठीक है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे वेस्टर्न एजुकेशन आ गई थी, इंग्लिश को ज्यादा बढ़ावा दे रहे थे लोग, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन आ गई जिसको एक्सेप्ट जो है इंडियन पीपल जो है एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे वेस्टर्न एजुकेशन को। साथ ही साथ यानी जो गरीब है उनको और ज्यादा दबाया जा रहा था, और जो अमीर है, क्योंकि देखिए जो रिच होंगे, जो रिच पीपल थे, अमीर लोग थे, वो तो क्या पैसा दिया अपना काम निकलवाया, ठीक है, हो जाता था। लेकिन जो गरीब लोगों हैं उनको उतना ही ज्यादा उनको क्या है, उत्पीड़न, यानी उनको उतना ही ज्यादा दबाया जाता था, उनको क्या है, एक तरीके से वो शिकार हो चुके थे अंग्रेजों के, ठीक है। तो गरीब तो चलो, जो गरीब है उनको उतना ही ज्यादा दुखों का, उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था, और जो रिच है वो अपना भाई पैसा दिया निकल लिया, ठीक है। तो ये चीजें ज्यादा हो रही थी, ठीक है, गरीबों को बहुत ज्यादा दबाया जा रहा था। साथ ही साथ टैक्स सिस्टम वो भी गरीबों के लिए ऊपर ही भारी पड़ गया था। जो
फार्मर्स हैं, पीजेंट्स हैं, उनके ऊपर, यानी सबसे ज्यादा तो इन्हीं को सबसे ज्यादा करना पड़ गया था ना टैक्स सिस्टम। सबसे ज्यादा किनको फेस करना पड़ गया था? गरीब लोगों को ही, फार्मर्स को ही। इसी के साथ साथ जो जितनी भी मस्जिदें थी, मंदिर मस्जिद थे, उनमें भी उनको उनमें जाने के लिए भी उन लोगों को टैक्स तक देना पड़ रहा था। ठीक है, तो ये चीजें भी उनको सामना करना पड़ गया था। अपनी ही चीजों पे उन लोगों को टैक्स देना पड़ रहा था। ठीक है, ये चीजें भी सोसाइटी को नहीं एक्सेप्ट की जा रही थी। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ सोशल रिलीजियस, पॉलिटिकल रीजन हमने पढ़ लिए। सोशल रिलीजियस जो रीजंस थे वो हमने पढ़े। इसके बाद आते हैं कुछ इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज क्या थे? आज हम पढ़ रहे हैं सिर्फ रीजन कि इसके पीछे की कहानी क्या थी, ऐसे क्या कारण रहे कि ये क्रांति इतनी ज्यादा बढ़ी। कल पढ़ेंगे कि असली में क्रांति थी क्या और क्या क्या चीजें हुई है। ठीक है, तो इसके बाद आता है इकोनॉमिक कॉजेज। ऐसे जो इकोनॉमिक कॉजेज क्या रहे? सबसे पहले तो ड्रेन ऑफ वेल्थ, सबसे बड़ा रीजन। ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी जितनी भी भारत की जो संपत्ति थी, जो संप्रदा थी, वो सब क्या थी? वो इंग्लैंड में लेके जाई जा रही थी। ये तो साफ चीजें, ये चीजें, उस चीज का सामना तो हम आज तक उस चीज का सामना करते आ रहे हैं, क्योंकि भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। सब कुछ लूट कर ले जाया जाएगा तो वो सिर्फ अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी जितनी भी हमारे इतने ज्यादा रिसोर्सेज थे, भारत में इतने ज्यादा रिसोर्सेज है, क्रॉप्स इतनी अच्छी है, हमारी भूमि इतनी उपजाऊ थी, तो हर तरीके से अंग्रेजों ने क्या है, कम दाम पर इंग्लैंड को भेज दी थी। ठीक है, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही थी सबसे। और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन में वही चीजें आ गई कि भाई गरीब को तो और गरीब किया जा रहा था, अमीर अपना आराम से रह रहा था, गरीब को और ज्यादा गरीब किया जा रहा था। उससे टैक्स वसूल रहे हैं, उसकी खुद की भूमि पर वसूल रहे हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से उनसे हर तरीके जो टैक्स लिए जाते हैं, हाउसेस पे टैक्स लिए जा रहे थे, कभी भूमि पर टैक्स लिए जा रहे हैं, कभी प्लाव पर टैक्स लिए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे अलग अलग तरीके पे हर तरीके से उनको क्या है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा था इकोनॉमिकली। ठीक है, इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज आ गई थी, तो जो हैंडक्राफ्ट जो चीजें थी, यानी जो भारतीयों की जो थी, जिससे यानी डिके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री एंड हैंडक्राफ्ट्स, इसको बोल सकते हैं डीके ऑफ एंड हैंडक्राफ्ट्स, यानी जो भारतीय मूल की चीजें थी, हमारी भारतीय मूल की जो चीजें थी, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो वो लगाते थे, यानी हमारा जो काम था वो ठप हो चुका था पूरी तरीके से। तो अंग्रेजों ने क्या है, अपनी इंडस्ट्रीज यानी बड़ी इंडस्ट्री जो है लगा ली थी, फैक्ट्रीज लग चुकी थी। तो इसी वजह से जो हैंडक्राफ्ट वाले जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, वो बिल्कुल दब चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। तो इसी वजह से जो है भारतीयों की, इससे अगर भारतीयों को उनकी जो फैक्ट्रियों को बंद किया जा रहा है, हैंडक्राफ्ट का उनका काम बंद किया जा रहा है, उनका ठप हो गया है, तो लॉस इसमें किसका होगा? भारतीयों का ही होगा। इकोनॉमिक लॉस इससे उनका हो रहा है। दूसरी तरफ वो अपनी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, तो उनकी वेल्थ जो है बढ़ रही है और हमारी घटती जा रही है। ठीक है, ये कुछ रीजन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो गया, फिर डीके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री हो गया, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट क्यों? क्योंकि भारतीयों को वो किसी तरीके से सिर्फ एक मजदूरी करवा रहे थे, वो बस मजदूरों का काम करवा रहे थे, इसके अलावा उनको किसी तरीके का एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी आप एक रीजन इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा एक तरीके से एक रीजन ये भी था, जो इंडिगो जो डेवलपर थे, जो इंडिगो जो नील की खेती जो करते थे, उनसे जबरदस्ती इंडिगो उगाया जा रहा था। देखिए, इंडिगो जो क्या है, एक कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप यानी आप उसको किसी तरीके से उपयोग नहीं कर सकते, वो सिर्फ व्यापार के काम आ सकती है। तो ठीक है, तो इन ह्यूमन ट्रीटमेंट टू इंडिगो फार्मर बोल लीजिए। ठीक है, यानी जो किसान जो इंडिगो उगाते थे, उनके साथ क्या है, इन ह्यूमन ट्रीटमेंट, यानी
कैसा व्यवहार किया जा रहा था उनके साथ, जबरदस्ती, यानी इंडिगो जो है जबरदस्ती इनसे उगवाया जा रहा था। ये कैश क्रॉप है, तो अगर फार्मर के पास, मान लीजिए किसी किसान के पास 1 एकड़ भूमि है, अगर 1 एकड़ भूमि में वो इंडिगो ही लगा देगा तो वो खाएगा क्या? तो वो चीजें सबसे ज्यादा हो रही थी। अब किसानों को, अब जो अंग्रेजों थे उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं था कि उनके पास खाने का है कि नहीं, उनको सिर्फ इंडिगो चाहिए था। ठीक है, तो वो इंडिगो जबरदस्ती उगाया जा रहा था फार्मर से ही। तो ये भी एक बड़ा रीजन था कि इकोनॉमिक लॉस हो रहा था। इस वजह से भारत को खाने को जो है इसी वजह से, और इसी इंडिगो की इसी वजह से क्या है, फेमिनाइन यानी सबसे ज्यादा जो भूखमरी है वो फैल रही थी, क्योंकि लोगों के पास भूमि कम है और उस भूमि कम में वो इंडिगो उगा रहे हैं, खुद के खाने के लिए उगा ही नहीं पा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है भूखमरी तो बढ़ेगी ही। ठीक है, इसके अलावा तो ये कुछ, हाँ, ये कुछ रीजन रहे थे इकोनॉमिक उसके। ठीक है, जिसमें किस तरीके से इकोनॉमिकली उनको वीक किया जा रहा था। ठीक है, इसके बाद आता है मिलिट्री कॉजेज। अब देखते हैं मिलिट्री कॉजेज क्या थे। मिलिट्री कॉजेज, ऐसे क्या कारण रहे हैं मिलिट्री कॉजेज के, जिस तरीके से, जिससे जो है क्रांति इतनी ज्यादा भड़क उठी थी। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है इल ट्रीटमेंट टू इंडियन सोल्जर्स। देखिए, ये तो इतनी देर से हम पढ़ते आ रहे हैं कि इंडियंस को, भारतीयों को वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो सीधी सी बात है जो भारतीय सैनिक होंगे उनके साथ वो कैसा बिहेव करेंगे। इल ट्रीटमेंट टू इंडियन सोल्जर्स, यानी भारतीय जो सैनिक इन्होंने भर्ती कर रखे थे, कहने को तो वो क्या थी, ब्रिटिश वो थी, आर्मी थी, सिर्फ कहने को ब्रिटिश आर्मी थी, उसमें पूर्ण तरह जो ज्यादा से ज्यादा जो सैनिक थे वो कौन थे, भारतीय ही थे। ठीक है, तो इसी वजह से, यानी जो इंडियन थे कहने को सबसे, वो ब्रिटिश आर्मी मानी जाती थी, इंडियन को उसमें भर्ती कर रखा था। और इल ट्रीटमेंट यानी उनके साथ भी ऐसे ही इनह्यूमन बिहेवियर किया जाता था। लो सैलरीज, उनको सैलरीज कम दी जाती थी। ठीक है, सिर्फ एक तरीके से वो सेना भी एक तरीके से मजदूरी ही करवा रहे थे। ठीक है, किसी भी तरीके के अलावेंस उनको नहीं दिए जा रहे, किसी तरीके की सुख सुविधा उनको नहीं दिए जा रही, सैलरी इतने कम दे रहे हैं, वो सुख सुविधा तो दूर की बात है। ठीक है, इसके बाद जो है प्रमोशन, लेस चांसेस ऑफ प्रमोशंस। प्रमोशन, सबसे ऊपर की जो उपाधि भारतीयों को दी जाती थी वो क्या थी, सूबेदार। ठीक है, सूबेदार से ऊपर कोई भी उपाधि किसी भी भारतीय को नहीं दी जाती थी। ठीक है, सबको जो है लोअर उस पे ही रखा जाता था, लोअर पोस्ट पे ही। ठीक है, हायर पोस्ट पे ब्रिटिशर्स होते थे, लोअर पोस्ट पे जितने भी सैनिक होते थे वो क्या थे, भारतीय भर्ती किए जाते थे। सूबेदार सबसे लास्ट हायर पोस्ट थी भारतीयों के लिए। ठीक है, उससे ऊपर कोई भी भारतीय नहीं गया था। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, जो लार्जर पोर्शन है, यानी जो बड़ा भाग था ब्रिटिश आर्मी में, वो किनका था, भारतीयों का ही था। और इसके अलावा पुअर परफॉर्मेंस बाय ब्रिटिश ट्रूप, यानी पुअर परफॉर्मेंस बाय ब्रिटिश ट्रूप का मतलब ये है कि अगर कोई भी लड़ाई हो रही है, कोई भी युद्ध हो रहा है, तो भारतीय ही लड़ रहे हैं। ब्रिटिशर्स जो सैनिक थे वो किसी भी तरीके से लड़ाई में आगे नहीं आते थे। तो इस तरीके से भी बाद में ये आग भड़की थी, क्योंकि भारतीय सैनिकों को बाद में समझ में आ गया था कि ब्रिटिश आर्मी जो है भारतीय सैनिकों से है, उसमें ब्रिटिश जो सैनिक है उनका कोई रोल नहीं है। अगर भारतीय सैनिक लड़ेंगे तभी वो बलशाली हैं, वरना हमारे बिना वो कुछ नहीं है। इसी वजह से जो है आग, जो क्रांति है वो बाद में भड़क उठी थी। तब तक, उससे पहले तक क्या है, वो पूर्णतः किसके अधीन थे, अंग्रेजों के अधीन थे। बाद में धीरे धीरे उनको समझ में आई ये चीजें कि हाँ भाई, अगर हम लड़ रहे हैं तभी लड़ पा रहे हैं, वरना तो कुछ नहीं है। क्योंकि लोअर जो सैनिक लड़ने वाले थे वो सब ही भारतीय थे, और आगे बढ़कर जो आगे लड़ाई में सबसे आगे रहते थे वो भी भारतीय ही रहते थे। ठीक है, एक तरीके से इनका फायदा उठाया जा रहा था। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, ये मिलिट्री कॉजेज हो गए। इसके बाद सबसे लास्ट आता है इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज आता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इमीडिएट कॉज।
इमीडिएट कॉज, चलो ये जो रीजन थे अब तक जो बताए वो तो चलो धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं कि धीरे धीरे वो आग भड़कती जा रही है, सुलगती जा रही है। लेकिन फिर अचानक 1857 में ऐसा क्या हुआ था वो देखना है हमें। इसमें क्या हुआ कि जो एक तरीके से जो हथियार होते थे वो क्या थे, जो किससे बने हुए थे, बीफ और पोर्क से बने हुए थे, ठीक है। बीफ और पोर्क यानी बीफ यानी जो गाय, जो जिसको हिंदू धर्म में बहुत ही मतलब पूजा जाता है, पवित्र माना जाता है गाय का, और पोर्क यानी सूअर का, जो कि मुस्लिमों में एक तरीके से पवित्र उनकी पूजा करते हैं। तो कोई भी मुस्लिम जो है पोर्क ग्रहण नहीं करता और कोई भी हिंदू जो है बीफ ग्रहण नहीं करता है, ठीक है। इसी वजह से मेन रीजन यही था कि जो भारतीय सैनिकों को, चाहे उसमें हिंदू सैनिक थे या फिर मुस्लिम सैनिक थे, उनको जो है इनके जो ग्रीस से बने हुए जो हथियार इनको दिए जाते थे, ठीक है। और उसमें क्या था, यानी जो 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 हथियार जो बनाए जाते थे उसमें इनसे बनी हुई जो एक तरीके से इनकी ग्रीस की, यानी जो दोनाली में जो डालते हैं, तो उसमें जो है वो क्या है, मुंह से जो अपने मुंह से जो काट कर उसमें डालना होता था। तो इसी वजह से जो सैनिक थे वो भड़क उठे थे कि वो अगर, क्योंकि बीफ को तो मुंह, जो कोई भी हिंदू है वो बीफ को जो है मुंह लगा ही नहीं सकता, इस तरीके दूसरी तरफ कोई भी मुस्लिम है वो पोर्क को मुंह नहीं लगाएगा। तो इसी वजह से उनकी जो आग यहीं से सबसे मेन यहाँ पे, क्योंकि देखिए आज भी वही है, पहले भी यही था, धर्म के नाम पर जो है सबसे ज्यादा लोग भड़क उठते हैं, और यही यहाँ हुआ था कि इनके जो है धर्म को ठेस पहुंचाई जा रही थी। इसी वजह से बिना सोचे समझे सैनिकों ने क्या किया था, सिपोही म्यूटिनी जो हुई थी सबसे पहले मंगल पांडे, किनके द्वारा, मंगल पांडे के द्वारा। तो बिना सोचे समझे इन्होंने क्या किया था, क्रांति छेड़ दी थी 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये इमीडिएट कॉज था, ठीक है। सबसे बड़ा मतलब जो रीजन था उस समय पे ये यही था कि जो धार्मिक जो थे, उनके जो रिलीजियस बिलीफ थे उनको ठेस पहुंचाई गई थी। इसी वजह से जो क्रांति सबसे ज्यादा भड़क उठी थी 1857 में, सबसे पहले सिपोही म्यूटिनी के रूप में, ठीक है। सब और किनके द्वारा, मंगल पांडे के द्वारा नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में ये की गई थी, ठीक है। सो ये था इमीडिएट कॉज, ठीक है। तो ये कुछ रीजन रहे हैं, यानी कुछ कारण रहे हैं जिस वजह से कुछ जो 1857 की क्रांति यहाँ से स्टार्ट होगी, 1857 की क्रांति, जो कि हम कल पढ़ेंगे कि उस क्रांति में क्या क्या हुआ था। आज हमने पढ़ा कि मेन रीजन क्या थे, ऐसे क्या कारण थे जिस वजह से ये इतना टाइम लग गया इस आग को भड़कने में। तो बहुत सारे रीजन रहे, पॉलिटिकल रहे, इकोनॉमिक रहे, सोशल रिलीजियस रहे, इमीडिएट रहे, इकोनॉमिक, ठीक है। तो ये अलग अलग रीजन रहे थे, ये हमने आज एक्सप्लेन किए। कल देखेंगे 1857 की क्रांति में एक्चुअल में हुआ क्या, कौन कौन से नेतृत्व में, किस किसने कहाँ पे नेतृत्व किया था, ठीक है। कौन से उस समय पे लॉर्ड जो गवर्नर जनरल थे, इनके द्वारा लीड किया गया, वो चीजें हम करेंगे कल डिस्कस, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और क्लास एंड होने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ, जो अभी जो अनअकैडमी पे आपको बहुत बढ़िया ऑफर मिल रहा है, 9 नवंबर तक ही ये वैलिड है। तो इसमें जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। फेस्टिव 20 यानी फेस्टिव 20 आप कोड यूज करेंगे, इससे आपको 60% ऑफ मिल रहा है सभी हरियाणा स्टेट के एग्जाम में, ठीक है। अनअकैडमी लर्नर ऐप आप डाउनलोड करेंगे, हरियाणा स्टेट एग्जाम आप उसमें चूज कीजिए, वहां आपको सभी बैचेस जो है, जितने भी बैचेस आपके लाइव चल रहे हैं उन सभी की जानकारी आपको मिल जाएगी। कौन कौन से एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, क्या क्या सिलेबस आपका है, शेड्यूल क्या रहेगा, और वहीं पे आपको जो है ये बैच आपको मिल जाएगा। कोई भी बैच आप ले लीजिए हरियाणा स्टेट सब्सक्रिप्शन का, वो आप सभी पे आपको 60% तक का ऑफ मिल रहा है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। साथ ही साथ जो हमारी नीव बैच आपका स्टार्ट होने वाला है 9 नवंबर से ही ये स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। इसमें भी आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों तरीके की आपको क्लास मिलेंगी, ठीक है। एजुकेटर से आपको डायरेक्ट इंटरेक्ट करने का मौका इसमें मिल रहा है। एस्टेट का ये बैच है, सभी सब्जेक्ट्स का आपका स्टार्ट होने वाला है 9 नवंबर से, तो इसमें भी जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।